हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक। आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण का भाग 2। अगर आपने अभी तक भाग 1 नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण किस प्रकार बनते हैं। इस अभिक्रिया को हमने पढ़ा था कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। आज के अंक में हम जानेंगे लवणों के निर्माण, गुणधर्म और इनके उपयोग के बारे में। लवण अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। इनमें कुछ समानता के आधार पर इन्हें हम एक परिवार का सदस्य मान सकते हैं, जैसे समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक परिवार के अंदर हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास ये दो एग्जाम्पल हैं, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें क्लोराइड मूलक की समानता है, ठीक है। ये ऋण मूलक है क्लोरीन, तो ये क्लोराइड फैमिली के हम इन्हें कह सकते हैं। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये दोनों सोडियम परिवार के सदस्य कहे जा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, इन्हें एक परिवार के लवण कहा जा सकता है। पीएच मान के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि लवणों का पीएच मान किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। लवणों का पीएच मान इस बात पर निर्भर करता है कि उनके निर्माण में किस तरह के अम्ल या क्षारों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए देखिए, 3 कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं। या तो अम्ल प्रबल हो यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो यानी कि प्रबल क्षार हो, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अम्ल तो प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपका जो बेस है वो वीक हो, ठीक है, दुर्बल बेस हो हमारे पास। या फिर इससे उलट हो सकता है कि वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। ये 3 कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं लवणों के निर्माण के समय। तो यदि अम्ल और क्षारक दोनों ही प्रबल हों, स्ट्रॉन्ग हों, तो क्या होगा? एक ऐसे लवण का निर्माण होगा जिसका पीएच मान 7 होगा, यानी कि ये उदासीन होगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो क्या होगा? क्योंकि अम्ल ज़्यादा प्रबल है, इसलिए जो लवण प्राप्त होगा वो अम्लीय होगा, ठीक है। तो उसका अम्लों का हम पढ़ चुके हैं कि पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। तो जो अम्लीय लवण होगा उसका पीएच मान सदैव 7 से कम होगा, ठीक है। इसके विपरीत अगर दुर्बल अम्ल है यानी वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा? क्योंकि क्षार प्रबल है, इसलिए हमेशा इससे प्राप्त जो लवण होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी कि हम कहेंगे कि हमें क्षारीय लवण प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसका नेचर कैसा होगा? क्षारीय होगा। इस तरह से हम लवणों के पीएच मान का पता कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक कॉमन सॉल्ट की, जो कि है सोडियम क्लोराइड। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के पश्चात हमें मिलता है ना, NaCl, और प्राप्त होता है हमें जल यानी H2O। इसी लवण को हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। दरअसल समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। विश्व के कई हिस्सों में ठोस लवण के निक्षेप प्राप्त होते हैं। बड़े आकार के ये क्रिस्टल प्रायः इम्प्योरिटीज़ के कारण भूरे रंग के होते हैं। इन्हें रॉक सॉल्ट यानी कि खनिज लवण कहा जाता है। खनिज नमक भी कह सकते हैं। जो आप सेंधा नमक भोजन में खाते हैं वो यही खनिज नमक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सालों तक समुद्र का कोई हिस्सा सूख जाने के बाद खनिज नमक का निर्माण होता है। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। इसी नमक के लिए हमारे देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी इसके प्रणेता थे। दांडी यात्रा के बाद गांधी जी ने नमक बनाकर अंग्रेज़ों के बनाए गए नमक कानून का विरोध किया था। यानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था अपना विरोध प्रदर्शन करने का।
और अंग्रेज़ों के बनाए गए कानून न मानने का। आइए अब आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कई पदार्थों के लिए एक कच्चा पदार्थ यानी कि रॉ मटेरियल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर आदि अनेक ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें साधारण नमक के द्वारा बनाया जाता है। आइए सबसे पहले समझते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अभिक्रिया से इसे समझते हैं। 2NaCl का जलीय विलयन जब अपघटित होता है, यहाँ पर 2H2O अपघटित होता है तो प्राप्त होता है 2NaOH, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में एक तो हमें क्लोरीन और दूसरा एक बेस भी प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसे शॉर्ट में क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर मीन्स क्लोरीन और क्षार मीन्स यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। आइए एक चित्र से इसे समझते हैं। इस बर्तन में साधारण नमक का विलयन यानी NaCl का जलीय विलयन होता है। जब इस पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्लोरीन गैस एनोड में यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर और हाइड्रोजन गैस ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की ओर मुक्त होती है। साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में उत्पादित इन तीनों पदार्थों का विभिन्न रूप से उपयोग किया जाता है। आइए इनके उपयोग को समझते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग रोगाणुनाशक, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। साथ ही जल को प्योरीफाई करने के लिए भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल ईंधन के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग धातुओं से ग्रीस की परत हटाने के लिए किया जाता है। साथ ही साबुन, अपमार्जक और कागज़ बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कृत्रिम फाइबर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, आइए जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका अणुसूत्र है CaOCl2। ये आपको याद करना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम है विरंजक चूर्ण। इसे विरंजक चूर्ण के नाम से आमतौर पर जाना जाता है। ये किस प्रकार प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अभिक्रिया से इसे समझते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 और प्लस जल अलग हो जाता है। ब्लीचिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि किसी वस्तु का या किसी कपड़े का रंग उड़ा देते हैं, ठीक है। तो जो सूती वस्त्र या लिनन की इंडस्ट्री होती है उसमें विरंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कागज़ उद्योग में लकड़ी की जो लुगदी होती है उसके विरंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। पेयजल को जीवाणु से मुक्त करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आमतौर पर घरों में खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए किया जाता है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षारीय लवण है और इसकी प्रकृति असंक्षारक होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है। इसके उपयोग से बेकिंग पाउडर बनता है। दरअसल बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड को मिलाकर के बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। यानी बेकिंग पाउडर से अगर आप टार्ट्रिक एसिड हटा दें तो बेकिंग सोडा बन जाएगा और बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड अगर आप मिला दें तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। साथ ही इसकी क्षारकीय प्रकृति के कारण इसका इस्तेमाल एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड यानी कि ऐसे रसायन या ऐसी दवाएं जो पेट में एसिडिटी को कम करते हैं।
साथ ही अग्निशामक यंत्रों में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल पाव रोटी या केक इंडस्ट्री में खमीर उठाने के लिए भी किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि धोने के सोडे यानी धावन सोडा का निर्माण किस तरह से किया जाता है। धावन सोडे को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। इसका अणुसूत्र है Ne2CO3 × 10H2O। यह सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O मिलकर के बनाते हैं Na2CO3 × 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धावन सोडे का इस्तेमाल कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में, बोरेक्स के उत्पादन में जो कि एक सोडियम यौगिक होता है, साथ ही घरों की साफ़ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। आइए अब जानते हैं एक टर्म क्रिस्टलन का जल। देखिए, लवण के किसी इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है, इसे ही हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। एग्जाम्पल हैं आपके पास कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु होते हैं। जब कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो यहाँ से जल हट जाता है और लवण का रंग सफ़ेद हो जाता है। अगर हम दोबारा इसे जल में भिगोएंगे तो क्रिस्टल का रंग फिर से नीला हो जाता है। बहुत सारे अन्य लवण हैं जिनमें क्रिस्टलन का जल होता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट एक एग्जाम्पल है और साथ ही में जिप्सम CaSO4 × 2H2O। जिप्सम में जल के 2 अणु होते हैं। आइए अब जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आम भाषा में POP भी बोलते हैं। ये निर्माण सामग्री है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन या फिर कहें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है और बनाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP। यहाँ पर जिप्सम है, इसको गर्म करने पर यह CaSO4 × ½ H2O यानी कि POP में और साथ ही 1.5 जल के अणु अलग हो जाते हैं। क्योंकि POP में आधा जल का अणु रहता है, इसीलिए इसको हेमीहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। POP का इस्तेमाल टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर्स करते हैं। जब हड्डी खिसकने या टूटने पर प्लास्टर चढ़ता है तो वो प्लास्टर POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। इसे जल में मिलाने पर यह जिप्सम बनकर कठोर बन जाता है। यानी कि ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में जब 1.5 जल के अणु मिलाएंगे तो ये वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो यह POP में और जल में विभक्त हो जाता है। POP के अन्य उपयोग हैं सजावट का सामान बनाने में, खिलौने बनाने में, साथ ही सरफेसेस को चिकना बनाने में, यानी निर्माण सामग्री में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? असल में जब दुनिया में प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण सामग्री के रूप में महत्ता बढ़ी, तब 18वीं सदी के प्रारंभ में पेरिस में इसका निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। आशा है आज का अंक आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।